हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं रिगार्डिंग अ सेबी एग्जाम। तो ये आपका इसके बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओनली कंपनीज एक्ट के कुछ एमसीक्यू क्लासेस जो हैं वो आपकी बचेंगी, जो मैं मीनवाइल ऑफ कोर्स यहाँ पर कवर कर लूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ में। तो आज जो क्लास है वो हमारी फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट क्लास ही रहने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर किससे रिलेटेड है? ये है आपका स्पॉट रेट यूएसडी आईएनआर का दे रखा है। 6 महीने का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको दे रखा है और साथ में यहाँ पर आपको बता रखा है यूएस का रेट क्या है। 6 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको निकालना है इंटरेस्ट रेट पैरिटी यूज कर। देखो, स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट होता है जो करंट रेट है। स्पॉट डेट होता है, स्पॉट डेट डेट होती है जो आपकी आएगी 2 वर्किंग डेज के बाद में, ठीक है। और करंट रेट जो होता है वो आपका स्पॉट रेट होता है। फाइन। अब यहाँ पर हमें स्पॉट रेट जो दे रखा है वो 83 रुपीज दे रखा है। अगर मान लो 8300 83.50 दे रखा होता तो इसका मतलब होता है ये बैंक के लिए बिडिंग रेट है और ये बैंक के लिए सेलिंग रेट है। बट आपको सिंपल दे रखा है, सिंपल लेकर चलो। तो अब यहाँ पर आपको 83.00 रेट दे रखा है। 6 महीने का इंटरेस्ट रेट आपको बताया हुआ है इंडिया में कितना है, 10% पर एनम है, तो इसको हम 0.10 लिखेंगे और यूएस का 0.04 हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको ना 6 महीने का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट रेट पैरिटी यूज कर। तो कैसे होगा? यहाँ पर हमें फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्पॉट इंटू 1 प्लस आर डी माइनस आर एफ इंटू टी, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये आरडी क्या होता है? देखो, आरडी हमारे पास में वो रेट हुआ जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक रेट, फॉरेन रेट और हमारा यहाँ पर टी। सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये 0.06 आ जाएगा। टी हमें यहाँ पर 6 महीने का दे रखा है। 6 महीने को आप कैसे लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर 6 महीने का पीरियड आपके पास है, जिसमें की टी अगर मैं बात करूं तो आपके पास 0.5 आप लिख सकते हो। फाइन। और एस आपको कितना दे रखा है? 83 दे रखा है। अब आप इनको यहाँ पर यूज कर निकाल लेंगे टर्म्स को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 प्लस 0.03 यहाँ पर आपका आंसर आएगा और इसको 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 85.49 अप्रोक्सीमेटली, समथिंग लाइक दैट आपका आंसर आ जाएगा। ओके। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं और ये वाला यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आपके करेक्ट है। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला शायद अपनी नोट्स में करा रखा है, जिसमें कि हमने 1 प्लस यहाँ पर आपका आर डोमेस्टिक इंटू टी ले रखा है अपॉन 1 प्लस आर फॉरेन इंटू टी ले रखा है और यहाँ पर इसको निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अ करेंसी स्वैप इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ। अगर हमें यहाँ पर करेंसी स्वैप करना है, करेंसी स्वैप में हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल ओनली, कूपन ओनली, प्रिंसिपल एंड कूपन आपका साथ में चलेगा। तो 3 तरह के हमारे पास जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर एक करेंसी स्वैप है, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिस्टर केविन का, और यहाँ पर एक इंडियन थे मिस्टर राजेश, आई थिंक ऐसा कुछ नाम दिया होगा मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए और यहाँ पर जो बी है, एक पर्सन यूएस में जॉब करते हैं या यूएस में बिजनेस ओन करना चाहते हैं, लेकिन वो इंडियन है तो रुपीज में डॉलर यहाँ पर लोन ले पाते हैं। और एक पर्सन जो कि यूएस में या जर्मनी में हो, शायद मैंने बताया हो, वो काम करते हैं, उनका यहाँ पर लोन उनको डॉलर्स में मिल सकता है, लेकिन उनको यहाँ पर जो बिजनेस है वो इंडिया में रन कर रहे हैं। तो आपस में दोनों अपने लोन्स को किसी नॉशनल अमाउंट के लिए या किसी नॉशनल रेट पर क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम केवल प्रिंसिपल भी एक्सचेंज कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट पेमेंट्स भी कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक्सचेंज करती हैं प्रिंसिपल अमाउंट को भी, नॉशनल प्रिंसिपल, दोनों ने सेम अमाउंट का लोन लिया जाना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं $1 90 रुपीज की है, ठीक है, तो अगर इन्होंने $1000 की है तो वो हमारे पास में 90,000 रुपीज यहाँ पर देकर जाएंगी। फाइन। तो इस तरीके से हमारा ये होना चाहिए। सो नेक्स्ट यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे पास में 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास में केवल और केवल एक्सचेंज होते हैं कैश फ्लोज। कैश फ्लो हमारे पास एक्सचेंज हो रहे हैं अगर, जिसमें कि केवल प्रिंसिपल अमाउंट है।
तो इनिशियल में जब स्टार्ट होगा, पार्टीज अपनी जो भी पार्टी 1 और पार्टी 2 क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसको लोन चाहिए था डॉलर्स में, इसको चाहिए था रुपीज में, दोनों यहाँ पर एक्सचेंज कर लेंगे, फाइन। और यहाँ पर जो भी पूरा का पूरा लाइफ टाइम है स्वैप का, दोनों का मान लो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लोन था वो 5 साल का है। तो ऐसे में दोनों पार्टीज क्या करती हैं, दोनों पार्टीज अपने इंटरेस्ट को भी यहाँ पर लाइफ टाइम इंटरेस्ट पेमेंट भी स्वैप कर रही होती हैं। तो एक पार्टी इंटरेस्ट पे करेगी पहली करेंसी में और दूसरी सेकंड करेंसी में, और जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो प्रिंसिपल अमाउंट्स वापस आप री एक्सचेंज कर लेते हो, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट्स वापस री एक्सचेंज कर लेते हो ओरिजिनल स्पॉट रेट के ऊपर, जो कि एक्सचेंज रेट रिस्क को खत्म कर देती है। समझ में आ गया? तो हमारे पास में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट पेमेंट जो होती है वो डिफरेंस करेंसी में होती है, स्टार्ट में और एंड में। बेसिकली जिसको जिस अमाउंट में लोन चाहिए था वो मिल गया, बाद में रीपेमेंट जो है क्या वो लोग अपनी यहाँ पर कर लेते हैं, हेजिंग कर लेते हैं लॉन्ग टर्म फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। नेक्स्ट आ जाओ, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी इज एन इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट्स। क्या यहाँ पर नॉमिनल है? नॉमिनल आपका क्या याद रखोगे हमेशा ही कि आपके पास में कुछ तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड रहेगा, है ना, इतना तो याद ही रखना नॉमिनल में। अब यहाँ पर हमारे पास में नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो वेटेड एवरेज होता है बायलैटरल एक्सचेंज रेट का, जिसमें कि रुपी हमारा एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करेगा अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जापानीज येन हो सकते हैं, आपका डॉलर हो सकता है, यूरोस हो सकते हैं, पाउंड्स हो सकते हैं, स्टर्लिंग्स, यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि केवल एक करेंसी के अगेंस्ट हम अभी जैसे आप देख रहे हो ना, अभी इंडियन करेंसी आप देखेंगे एशिया की सबसे लोएस्ट पर जाने वाली करेंसी है, जिसमें कि अगर हम देखें अफगानी रुपीज भी हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो रेदर देन जस्ट वन, अगर हम देखें नीर इंडेक्स जो है वो हमारा क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, अगर नीर इंडेक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है तो एप्रिसिएशन रुपी का होगा। अगर हमारा ये डेप्रिशिएट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो रुपी डेप्रिशिएट होगा। अब व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स? तो ये वो एक ऑप्शन है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, किसके साथ में, सी के साथ में, कि एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स बिटवीन इंडिया एंड इट्स पार्टनर्स। देखो यहाँ पर रीर जो है वो एसेंशियली नीर है, नीर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल होगा इंडिया और इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में वो हम निकालते हैं। तो इट इज अ बेटर मेजर ऑफ अ कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, हमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। रियल हमेशा बेटर होता है नॉमिनल से, ये आपने देखा ही है, फाइन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा बी, वेटेड एवरेज ऑफ रुपीज वैल्यू अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर ओनली, ये क्या होगा आपका, ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नहीं होता है, ये एक सिमिलर बायलैटरल एक्सचेंज रेट्स है जो हमारा चलता है। सी मैंने आपको बता दिया रीर होता है। तीसरा आपके पास यहाँ पर चौथा सॉरी, रेट एट विच द आरबीआई बाइज डॉलर्स इन द स्पॉट मार्केट। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास में एक तरीके से रेफरेंस रेट हो गया, ये क्या होता है, रेफरेंस रेट होता है। ब्लैक मार्केट यहाँ पर इससे कुछ वो है ही नहीं टर्म्स। तो आपको क्या क्या समझना है, आपको समझना है कि नॉमिनल जो होता है वो अनएडजस्टेड होता है, नॉमिनल अनएडजस्टेड होता है, और रीर जो होता है, रीर आपका रियल होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब यहाँ पर वैल्यू जो है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज देखी जाती है, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस देखी जाती है। अगर हम देखें हमारे पास में, ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट प्राइस लेवल्स में नहीं की जाती है, यहाँ पर हमारे पास में एडजस्टमेंट की जाती है यूजिंग सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स भी यहाँ पर समझना। बेसिकली देखो क्या हुआ था ना, अभी आई थिंक नवंबर 2024 के अराउंड में थोड़ा सा ये जो रीर था ये हमारा ओवर चला गया था, जिसमें कि ओवर वैल्यूएशन बोला जा रहा था कि भाई देखो हमारे पास अगर रीर 100 से ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है कि रुपी जो है वो ओवर वैल्यूड है रिलेटिव टू द बेस ईयर 2015-16 का जो हम लेकर चल रहे थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारी काफी कम हो चुकी थी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्टिविटी कैसी है,
जो कॉम्पिटिटिवनेस है इन्फ्लुएंस यहाँ पर करेगा रील वैल्यूज को, प्रोडक्टिविटी डिफरेंस, टर्म्स हमारे ट्रेड के कैसे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस कैसा है, हायर इन्फ्लेशन होगा तो करेंसी की वैल्यू इरोड हो जाती है जिसकी वजह से रील इफेक्ट होता है, और फिस्कल स्पेंडिंग मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डिमांड यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है एक्सचेंज रेट डायनामिक्स को। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर वैल्यूएशन हमारी रील अगर 100 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब रूपी ओवर वैल्यू भी हो चुका है, ये भी एक टर्म याद रखना। ओके चलो आगे आ जाओ। अगर बिड रेट हम बात करें यहाँ पर, ये बोल रहे हैं फॉर यूएसडी INR इट इज 82.50, आस्क रेट इतना है, 1% डॉलर खरीदना चाहता है बैंक से। अब ये ना बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस ऐसे ना करेंसी को ऐसा लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं। अब बैंक में जिन लोगों ने जॉब की उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ये होता है बिड रेट और ये होता है आस्क रेट। बिड रेट का मतलब होता है बाई, आस्क ऑफर, दोनों का मतलब होता है सेलिंग। अब इंटर बैंक हमारे पास जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं या बैंक से ट्रांजेक्शन होता है, बैंक हमेशा एक बिजनेस है और बिजनेस क्या करेगा, अपना यहाँ पर पैसा बचाने की कोशिश करेगा, तो बिजनेस बाई करेगा लो पर, सेल करेगा हाई पर। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि बैंक को बेचना है, मैं बोलूंगी इस रेट पर बेचेगा। मेरे को पूछा जाए बैंक यहाँ पर आपका खरीदना चाहता है तो मैं बोलूंगी इस रेट पर। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं आपको, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। ऐसा लिखा हुआ है मान लो आपके सामने, ठीक है, अब आपके सामने ऐसा लिख सकते हैं, या और भी थोड़ा डिफिकल्ट करके दिखा देती हूँ, अगर एग्जाम में आ गया फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, मजा आएगा सॉल्व करने में। 82.5000 और यहाँ लिखा होगा आपके पास में 4372। ठीक है, अब ये बताओ ये यहाँ पर क्या मतलब है इसका, ये ना बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास में $1 जो है, ठीक है, $1 उसका बिड रेट जो है वो 82.5000 है, और यहाँ पर उसका जो सेलिंग रेट है, ठीक है, सेलिंग रेट क्या होगा 82.4372। और अगर करेंसी इस तरह से लिखी हुई है, इसका पता है क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ये करेंसी डिस्काउंट पर है, करेंसी प्रीमियम पर नहीं है, करेंसी डिस्काउंट पर है, करेंसी यहाँ पर सही नहीं जा रही, जो कि हार्डली सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर आपके साथ में अगर इस तरह से लिखा हुआ आया है तो इसका मतलब ये क्या है, ये बाई रेट हो गया और ये सेल हो गया। अब अगर मान लो आपके पास मैं बोलूं 1 मंथ फॉरवर्ड, मैं क्या बोल रही हूँ 1 मंथ फॉरवर्ड, आपके पास है लेट अस से 3234, तो ये यहाँ पर आपके पास में बिड रेट वाली साइड जो है ये कम है और आस्क वाली ज्यादा है, मतलब सेलिंग ज्यादा है, तो करेंसी क्या है आपकी प्रीमियम पर है, डॉलर आपको महंगी मिलेगी, डॉलर आपकी प्रीमियम पर है और रुपी डिस्काउंट पर हो गया ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3432 मतलब बाइंग महंगी है और सेलिंग सस्ती हो रही है ना, तो इसका मतलब है करेंसी कैसी है, करेंसी यहाँ पर डिस्काउंट पर है, कौन सी करेंसी, डॉलर। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, तो 82.50 माइनस यहाँ पर 34 और 82.60 माइनस 32, इस वाली सिचुएशन में जब करेंसी आपकी इस पर आ गई, डिस्काउंट पर आ गई, तो तब आप इसको यहाँ पर प्राइसेस को निकाल लेते हैं। फाइन, इतना समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि प्रीमियम पर इतने पॉइंट्स में है, 1 मंथ में, सेकंड मंथ में, तो इसको आप ऐसे निकाल लेंगे, आसान है। अब यहाँ पर 82.50 और 82.60 हमें डॉलर्स खरीदनी है, अगर हमें खरीदनी है बैंक हमें सेल करेगा, और अगर बैंक सेल कर रहा है तो वो महंगे पर सेल करेगा, सस्ते में खरीदेगा। बैंक विल बाय एट अ हायर रेट एंड बैंक विल बी सेलिंग एट अ हायर रेट सॉरी एंड बाइंग एट अ लोअर रेट। तो आपको हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा बैंक का पर्सपेक्टिव लोगे, कस्टमर का पर्सपेक्टिव नहीं लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में पूछ ही लिया कि भाई पर्सन को कितने में मिलेगा, या फिर ये आपसे पूछा कि पर्सन कितने में खरीद रहा है, तो पर्सन नहीं खरीदता, बैंक बेचता है या बैंक खरीदता है। ठीक है, क्वेश्चन भी वैसे आपको ऐसे फ्रेम कर नहीं देंगे, गलत फ्रेम हो जाएगा अदरवाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कोटेशन फॉर अ पर्सन। अगर इंडिया में आप हो तो ये अगर लिखा हुआ है, मान लो अभी जैसे करेंसी आई थिंक इतना ही कुछ चल रहा है 14 के अराउंड, ठीक है, तो ये मेरा हो गया डायरेक्ट कोटेशन। अब इसी को उल्टा कर दो, तो 1 रुपी मेरे पास कितने डॉलर्स की है, ठीक है, 1 रुपी मेरे पास कितने डॉलर्स की है, अगर मैं ये निकालने बैठ जाऊं तो मेरे पास में ये होगी इनडायरेक्ट कोटेशन। तो वो क्या है आपके पास, A इज इक्वल टू XB,
है ना। तो अगर मुझे b निकालना है तो वो 1/ax हो जाएगा, सिंपल सा ये वाला वो होता है। तो अगर हमें $1 कितने रुपीस की है, ये होती है डायरेक्ट कोटेशन, और इनडायरेक्ट कोटेशन कौन सी हो जाएगी, 1 रुपये कितने डॉलर्स का है, राइट। तो एक डायरेक्ट कोटेशन क्या एक्सप्रेस करती है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो आंसर क्या होगा, $1 इतने रुपीस की है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पर क्रॉस रेट के लिए यूज होगा। नॉस्ट्रो अकाउंट यहाँ पर, अच्छा आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, ए और डी, ठीक है। हमें हाँ ये याद रखना, वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आप पर बनेगा नहीं। येन जो हमारे पास खरीदी जाती है ना, वो हंड्रेड्स में खरीदी जाती है, जैसे $1 का रेट होता है ऐसे 100 येन्स का होता है, 1 येन का नहीं होता। निकालने के लिए निकाल सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल याद रखना। मान लो एसबीआई का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एसबीआई है, एसबीआई के कुछ कस्टमर्स तो इंडिया से जा चुके हैं बाहर जॉब करने के लिए, लेटेस्ट से न्यूयॉर्क में जा चुके हैं, और ऐसा मान कर चलते हैं, सच में नहीं है, मान कर चलते हैं न्यूयॉर्क में एसबीआई की कोई ब्रांच नहीं है। अब क्योंकि 10 ही कस्टमर्स है, 10 कस्टमर्स को यहाँ पर डील करने के लिए एक अलग से ब्रांच खोलना बहुत महंगा पड़ेगा। तो बैंक क्या कर रही है, एसबीआई क्या करेगी, एसबीआई सेफ प्ले करेगी। कैसे, एसबीआई एक बैंक अकाउंट खोलेगी, कहाँ खोल रही है, यूएस में खोल रही है, न्यूयॉर्क में, यूएस में खोलेगी। यूएस में अकाउंट खोल रही है, यूएस की करेंसी में खोलेगी, डॉलर में खोलेगी, और यूएस के बैंक के साथ खोलेगी, लेटेस्ट से सिटी बैंक के साथ खोलेगी, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बना, हमारे पास में यहाँ पर अवर अकाउंट विद यू, ठीक है। नॉस्ट्रो में क्या हो रहा है, नॉस्ट्रो में, नॉस्ट्रो याद कर लोगे वॉस्ट्रो याद हो जाएगा, अभी नॉस्ट्रो याद कर लो। नॉस्ट्रो का मतलब है एसबीआई ने फॉरेन बैंक में, फॉरेन करेंसी में फॉरेन अकाउंट खोला है, जहां पर ये एक करेंट अकाउंट होता है और सर्व करते हैं ये अपने क्लाइंट्स को, ये आपको ट्रांजेक्शन्स में, ट्रेडिंग में हेल्प करता है। अब उल्टा ले लो, यूएस के जो लोग थे वो बैंगलोर में जॉब करने के लिए आए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट में, और यहाँ पर सिटी बैंक में उनकी ब्रांच है, लेकिन सिटी बैंक की यहाँ पर कोई भी ब्रांच जो है बैंगलोर में तो है नहीं। तो सिटी बैंक ने क्या किया, हमारे एसबीआई के साथ में, सिटी बैंक ने हमारे एसबीआई के साथ में एक बैंक अकाउंट खोला, और ये जो बैंक अकाउंट खोला है, ये बैंक अकाउंट खोलकर ये अपने कस्टमर्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब ये बैंक अकाउंट कैसा होगा, ये बैंक अकाउंट इंडिया में खोला गया, ये बैंक अकाउंट रुपीज में खोला गया, और ये बैंक अकाउंट इंडियन बैंक के साथ खोला गया। तो योर अकाउंट विद अस, ठीक है, योर अकाउंट विद अस। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, अवर अकाउंट विद यू, ठीक है। और नॉस्ट्रो क्या है, नॉस्ट्रो योर अकाउंट विद अस। और लॉरो अकाउंट क्या होता है, लॉरो इज मतलब यहाँ पर ना थर्ड पार्टी अकाउंट दो तरीके से बनता है ये लॉरो अकाउंट। तो मैंने बताया एसबीआई ने अपनी ब्रांच खोली थी सिटी बैंक के, सॉरी अपनी एक अकाउंट खोली थी सिटी बैंक के पास में। अब ऑस्ट्रेलिया में हम गए, ऑस्ट्रेलिया में भी एसबीआई की कोई ब्रांच नहीं थी। अब ऐसे मत कहना एसबीआई इतना गरीब नहीं है मैम, है ठीक है जो भी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर इनके कोई भी ब्रांच नहीं है, और यहाँ पर किसी बैंक से भी कोई खास कॉन्टेक्ट नहीं है, बट सिटी बैंक की यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन बैंक के साथ में कोई अकाउंट खोला हुआ है, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में खोला होगा। नाउ एसबीआई कैन यूज दिस अकाउंट एंड सर्व इट्स ओन क्लाइंट्स। तो ये होता है लॉरो अकाउंट, जहां पर सिटी बैंक हेल्प कर रहा है इनको। एक तो ये हो गया, एक हो गया कि मान लो एसबीआई का अकाउंट तो सिटी बैंक के साथ में है, लेकिन एसबीआई के किसी कस्टमर को एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रहा है उसमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक की हेल्प लग रही है, और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ में एसबीआई का कोई कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ भी सिटी बैंक हेल्प करेगा। तो ये होता है लॉरो अकाउंट, जहां पर थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शंस आपके इन्वॉल्व होते हैं, देयर अकाउंट विद यू, थर्ड पार्टी अकाउंट, ठीक है। नॉस्ट्रो एसबीआई का डॉलर अकाउंट सिटी बैंक न्यूयॉर्क के साथ में है, और आपका अकाउंट हमारे साथ में योर अकाउंट विद अस, ठीक है। तो सिटी बैंक का रूपी अकाउंट है, और थर्ड पार्टी अकाउंट जब भी हो जाते हैं वो लॉरो अकाउंट बन जाते हैं। थर्ड पार्टी में हम अपना वॉस्ट्रो या नॉस्ट्रो अकाउंट किसी और के साथ यूज कर रहे होते हैं। चलो अब आगे करते हैं। यूजिंग द फेमा 1999 who has the power to regulate capital account transactions। अब इसे बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हमारे पास में फेमा
एक्ट 1999 में हमें बोला गया है कि आपको रेगुलेट करना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को, तो कौन करेगा? फेमा का सारी चीजें, फेमा से रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस आएंगी, जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी रूल्स रहेंगे, वो हमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बता ही रही है। इसके अलावा आरबीआई अगर आप कभी भी फेमा एक्ट पढ़ोगे ना, बिना आरबीआई के पढ़ी होगी ही नहीं, ये याद रखना। तो आरबीआई इन कंसल्टेशन, ठीक है, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी चीजें देखती है। क्लियर हो गया? आई होप जितना आपको समझा रही हूँ दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में ना ये करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं, ये पता है फेमा में। थोड़ा एक लाइन और बताती हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंट जो है करेंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल है, इंडिया में फुल्ली कन्वर्टिबल है, सारे ट्रांजेक्शन अलाउ कर देते हैं। ऑफ कोर्स शेड्यूल 3 शेड्यूल, अच्छा देखो फेमा में ना 3 शेड्यूल होता है, शेड्यूल 1, 2 और 3। 1 बताता है प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, जैसे किसी बैंड मैगजीन में, गैम्बलिंग में, रेसिंग में, या फिर आपका मान लो मिस कॉल सर्विसेज होती है, इन सब में आप जो है क्या फेमा यूज नहीं कर सकते हो, आप अपनी ऐसे ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। शेड्यूल 2 बताता है कि गवर्नमेंट से कहाँ कहाँ अप्रूवल लेने हैं, और शेड्यूल 3 जो है ये हमें वो ट्रांजेक्शन्स बताता है जो अलाउड है, जैसे एजुकेशन, मेडिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है? अभी तक कैपिटल आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। कैपिटल का मतलब है चेंज इन माय एसेट्स और लायबिलिटीज, चेंज इन माय एसेट्स और लायबिलिटीज। तो ये ना कैपिटल अकाउंट जो होता है ये पार्शियली कन्वर्टिबल होता है, पार्शियली कन्वर्टिबल होता है, फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं होता। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाई इंडियन करेंसी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टिबल व्हाइल इट्स करेंट अकाउंट इज फुल्ली कन्वर्टिबल, you have to tell yes there are two types of account, one is current account, another one is capital account. Current account is fully convertible but capital account is not. That's why we can never say that Indian currency is fully convertible in nature. Okay, अब यहाँ पर क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो एक यूनियन बजट में भी चीज आई थी, वो भी बता देती हूँ। तो यूनियन बजट में बोला गया था कि अब से जो लिमिटेड आपका लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर हमारे पास में 2,50,000 डॉलर्स तक के ट्रांजेक्शन पर फाइनेंशियल ईयर हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो मेडिकल, एजुकेशन, इसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, फिर अगर 2,50,000 से ज्यादा डॉलर्स लगेंगे तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फाइन। अब ये जो एलआरएस वगैरह होते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें इन्होंने बोला कि अगर आप एक ओवरसीज टूर पैकेज पर जाते हो, ओवरसीज टूर पैकेज पर जाने पर जो आपके ऊपर अभी तक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लग रहा था, ये पहले हमारे पास में ज्यादा लगता था, अब इसको रिड्यूस कर दिया गया है। इसको अब आपका क्या कर रहा है, 5% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना कि टीसीएस रेट्स जो हैं इनको अब हमारा यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। फाइन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार एग्जाम में आने के चांसेस इसके क्यों रहेंगे, एज आपका फेमा भी थोड़ा सा पार्ट है सिलेबस का, दो साइड में आ जाता है, एक तो फॉरेक्स मार्केट आप जो फाइनेंस पढ़ते हो और एक ये वाले पार्ट के अंदर, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी, एक चीज गलत बोल दी मैंने, 5% पहले लगता था, 2% लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक फ्लैट रेट हमारा 2% का लगेगा, जिसमें कि इन्होंने ये बोला है कि पहले जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी वो अब हटा दी गई हैं। ऑल्सो यहाँ पर जो आपके पास टीसीएस रेट्स लगते हैं ऑन एजुकेशन, ठीक है, अगर आप पढ़ने जा रहे हो और आपने यहाँ पर कोई भी लोन वगैरह ले रखा है तो आपको ना उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, यहाँ पर टीसीएस रेट्स पे करने होते हैं। तो इन्होंने उसको भी रिवाइज किया है। तो एजुकेशन में अगर आप मतलब बेसिकली बाहर जा रहे हो तो पहले 5% का टीसीएस रेट लगता था, अब वो 2% का लगेगा। और ये भी कब लगता है, जब आप यहाँ पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो। तो जो न्यू रेट्स हैं वो 2% हो चुके हैं, पहले जो रेट्स थे वो 5% थे। एक स्पेक्यूलेटर है फॉरेक्स मार्केट में जिन्होंने एक लॉन्ग पोजीशन ली है यूरो में, इफ दे एक्सपेक्ट द यूरो टू। स्पेक्यूलेटर कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर वो पर्सन होता है जिसको ये लगता है कि पर्टिकुलरली अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स में, और करेंसी की बात करूं तो करेंसी में ये अभी अपनी कम मतलब बेसिकली मुझे सस्ती मिल रही है, तो मैंने क्या किया, इसको लॉन्ग पोजीशन लिया, बाई कर लिया। लॉन्ग का मतलब होता है बाई, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बाई कर लिया और जैसे ही अपने नॉर्मल रेट पर आएगी तुरंत मैंने इसको सेल कर देना है।
तो एक स्पेक्युलेटर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इनका मेन मोटिव ये नहीं कि यूरो इनको यूज करनी है या समथिंग, नहीं, ये केवल यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में इनका काम है शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना। सो अगर एक स्पेक्युलेटर एक लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं यूरो में, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये यूरोस खरीद रहे हैं, बिल्कुल बोल सकती हूँ। अब क्या मैं यही बोल सकती हूँ कि यूरोस इसलिए खरीद रहे हैं ताकि शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बनाए? ऑफ कोर्स बोल सकती हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पर एप्रिशिएट होगा ये अगेंस्ट अदर करेंसीज, बाद में ये महंगा हो जाएगा, इसका रेट बढ़ जाएगा, तो अभी इसको खरीद कर रख लेते हैं। समझ में आ गया? तो स्पेक्युलेटर गोज लॉन्ग when he goes long when he has to buy an asset and with the intention of selling it later so that they can earn a profit. and short कब करते हैं हम, sell कब करते हैं, when हमें ये लगता है कि ये जो एसेट है ये अब यहाँ पर इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं जाएगी और ये हो सकता है करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए। क्लियर है? डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन एक डेलिब्रेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की जाती है बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज और देयर सेंट्रल बैंक्स सो दैट यहाँ पर हमारे पास में क्या हो, वैल्यू उसकी कम हो जाए, या फिर हमारे पास में इनको ये लग रहा है कि यहाँ पर बेसिकली डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की जाती है अपने जो भी इनको चेंजेस वगैरह लग रहे हैं। पहले ऐसा बहुत ज्यादा कर देते हैं हम लोग, अब नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा सबसे ज्यादा एक्टिवली चाइना करती है अपनी करेंसी के साथ में। ठीक है, liberalized remittance scheme allows resident individuals to remit up to dash per financial year for any permitted current or capital account transaction $2,50,000। ठीक है, ये याद रखना। करेंट अकाउंट में क्या क्या आ सकता है ये सुनो। देखो, मैं घूमने जा रही हूँ, प्राइवेट विजिट ट्रैवलिंग करनी जा रही हूँ, किसी मेरे फ्रेंड को कोई गिफ्ट देने हैं या फिर क्लोज रिलेटिव्स को देने हैं। क्लोज रिलेटिव्स की डेफिनेशन आरबीआई ने बता रखी है। ठीक है, डोनेशंस देनी है, अब्रॉड जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, मेंटेनेंस करनी है क्लोज रिलेटिव्स की, मीनिंग हम अपनी फैमिली को पैसा दे रहे हैं ताकि वो लोग वहां पर आराम से रह सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या फिर एजुकेशन के लिए। और कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं हम, मान लो मुझे एक फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड खोलना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, या फिर एक होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर लगाना है। अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो स्कीम है ये किस किस पर लगती है और किस पर नहीं लगती। तो इनएलिजिबल कौन है, कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ट्रस्ट। ठीक है, बेसिकली किसके लिए हुई, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। एक एग्जांपल लो, आप यहाँ पर अपनी कंपनी की तरफ से भेजे जा रहे हो लेटर से यूरोप में। अब यूरोप में आप जा रहे हो तो आप $2,50,000 और इट्स इक्विवेलेंट तक ही अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे। बैलेंस है इक्विवेलेंट, अगर आप इसको यूरोज में कन्वर्ट करोगे तो जो अमाउंट आएगी। लेकिन अगर आपको कंपनी भेज रही है तो ऐसी कोई लिमिट आप पर नहीं लगती। अच्छा, रेमिटेंसेस किस चीज पर अलाउड नहीं है, फ्यूचर में मार्जिन कॉल्स पड़ी थी तो मार्जिन या मार्जिन कॉल्स ओवरसीज एक्सचेंज पर, ट्रेडिंग अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में करनी है, परचेज करनी है लॉटरी टिकट, स्वीप स्टेक्स यहाँ पर, तो ये सब प्रोहिबिटेड होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इतना याद रख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी सजेस्ट दैट एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज इज डिटरमिन्ड बाय। तो हम यहाँ पर कैसे देखते हैं, देखो परचेजिंग पावर पैरिटी जो एक कॉन्सेप्ट आया था, इसमें मैकडी का एग्जांपल देकर बताया गया था कि अगर मान लो एक बर्गर है, लेट अस से, अभी ऐसा मत बोलना कि वहां तो बीफ बर्गर मिलता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो आलू टिक्की बर्गर आपने इंडिया से खरीदा, ठीक है, कितने का आता है, 30-35 रुपीज समथिंग ऐसे ही रहता है ना। फिर यहाँ पर आपने एक बर्गर खरीदा अपना मैकडी से ही, ठीक है, आलू टिक्की बर्गर यूएस में, और वो आपको जितने भी डॉलर्स का पड़ेगा, लेट अस से $0.05 का पड़ा, तो सॉरी $0.50 का। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये, ऐसा रियल प्राइस मुझे नहीं पता है कि यूएस में बर्गर का क्या है, बट एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, मेरे पास ये पता चल पा रहा है मुझे कि मैं इंडिया में कितने रुपीज स्पेंड करूं फॉर द सेम कमोडिटी और यूएस में कितना खर्च करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो थियरी है ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि फेयर वैल्यू एक करेंसी की क्या होगी, लॉ ऑफ वन प्राइस यूज कर, जिसमें ये बोलते हैं कि जो आइडेंटिकल गुड्स हैं वो सेम कॉस्ट करने चाहिए यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज में,
जब इनको एक करेंसी में हम सेम करेंसी में खरीदने जाते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे ये जो बर्गर का मैंने एग्जांपल दिया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि 0.50 डॉलर्स आर इक्वल टू 35 रुपीज। समझ में आ गया। अब इन्फ्लेशन का क्या रोल होता है, अगर मान लो इंडिया का इन्फ्लेशन हायर है यूएस से, तो जो प्राइस ऑफ बास्केट है यहाँ पर इंडिया की वो ज्यादा तेज बढ़ेगी। और यहाँ पर ट्रिपल पी कहता है कि रूपी देन मस्ट डेप्रिशिएट टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इसको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो हमारे पास में वैसे तो खैर फॉर्मूला आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन लिख सकते हो इसको 1 प्लस आई डी डोमेस्टिक और 1 प्लस आई एफ फॉरेन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, सॉरी। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर आंसर देखो आप, आंसर क्या होगा, रिलेटिव प्राइस लेवल्स इन टू कंट्री, इन्फ्लेशन से रिलेटेड। फाइन। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास में ये जो इसको ना बिग मैक इंडेक्स भी कहते हैं, मैकडी की वजह से, ठीक है, बिग मैक इंडेक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि करेंसीज आपकी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड तो नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में आर्बिट्रेज क्या होता है, ये बहुत फनी है कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या होता है, ऐसे ना मैं आपको यूएस यूरो इसका एग्जांपल देती हूँ। तो एक पर्सन है, ठीक है, इन्होंने देखा इंटरेस्ट रेट्स जो यूएस में है वो 6% है और यूरो में आपके 9% चल रहे हैं, ठीक है। यूरोप ले लो, जर्मनी ले लो, जो ले लो, यूरोज में बता रही हूँ मैं आपको, और ये डॉलर्स में जा रहा है आपका। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोरो करा यूएस से, बोरो कर डॉलर में बोरो करा होगा, इसको कन्वर्ट करा यूरोस में। यूजुअली कुछ इस तरीके से रेट चलता है इनका 1.92 1.19, तो एक डॉलर यहाँ पर इतने यूरोस की होती है। फाइन। इन्होंने अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट कर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मान लो किसी बॉन्ड में लगा दिया और 9% इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो इनको 3% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का फायदा होगा। और करेंसी को कन्वर्ट कराकर यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो इन्होंने 6 महीने के लिए रखा पैसा, अब 6 महीने के बाद में ये क्या करेंगे, 6 महीने के बाद में यूएस में जो भी प्रिंसिपल पे करना था और 6% का इंटरेस्ट वो दे दिया और यूरोज में यहाँ पर अर्न कर लिया। तो ये होता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या है, वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अ प्राइस डिफरेंस, एडवांटेज ले रहे हैं हम जो प्राइस डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला दो या उससे ज्यादा मार्केट्स में। तो फॉरेन में हमारे पास में अगर देखो यही आर्बिट्रेज में आपको शेयर्स में या किसी कमोडिटी में गोल्ड में पढ़ाती तो वो एक अलग चीज हो जाती, ठीक है। तो क्या होता कि अगर आप दिल्ली का गोल्ड रेट देखो और चेन्नई का देखो, लेकिन अभी मैं क्योंकि फॉरेन करेंसी पढ़ा रही हूँ तो मैं इंटरेस्ट रेट से समझा रही हूँ आपको, एक सेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि इम्बैलेंस जो हमारे एक्सचेंज रेट्स में है उसका फायदा उठाएंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट आर्बिट्रेज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैंक ए है, मुंबई में कोट कर रहे हैं लेटर से 83, और यूरोप में अगर एक बैंक है लेटर से लंदन में है और वो यहाँ पर कोट कर रहे हैं 83.10, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बैंक ए जो है यहाँ से लेंगे, खरीदेंगे और यहाँ सेल कर देंगे, ठीक है, 0.10 का फायदा उठा लेंगे। 3 पॉइंट आर्बिट्रेज में क्या होगा, यहाँ पर 3 डिफरेंट करेंसीज है, जैसे हमने रुपीस को कन्वर्ट कराकर डॉलर में बोरो कर यहाँ पर कुछ कुछ इस तरीके से किया, तो 3 करेंसीज हमारे पास है, क्रॉस रेट चलता है। क्रॉस रेट में क्या होता है, मान लो मुझे पता है $1 90 रुपीस की है, एक यूरो लेटेस्ट से यहाँ पर कितने डॉलर का होगा, नहीं एक यूरो नहीं, $1 ही लो, हाँ $1 0.15 का है, ठीक है। ओके और हमारे पास में यहाँ पर अब मुझे क्या निकालना है, यूएसडी आईएनआर रेट हमें दे रखा है, यूरो हमें दे रखा है आईएनआर रेट, अब मुझे यहाँ पर निकालना है यूरो आईएनआर रेट, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये एक फॉर्मूले से निकलता है A अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इज इक्वल टू A अपॉन सी। सो व्हाट आई वाज गिवन, यूएसडी आईएनआर रेट दे रखा था मुझे इंटू यूरो आईएनआर रेट दे रखा था मुझे। अब मुझे क्या निकालना था, यूरो यूएसडी रेट दे रखा था, अब मुझे क्या निकालना था, यूरो आईएनआर रेट निकालना था। तो वो मेरे पास ये क्रॉस रेट फॉर्मूला होता है, ऐसे कर निकल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में यूएसडी आईएनआर कितना है 90.14 और इंटू 0.15, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज जो मैंने अभी आपको समझाया था वो कहलाता है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज।
तो जब दो बैंक्स के बीच में हमने देखा 2 पॉइंट हो गया, जब 3 करेंसीज इन्वॉल्व है 3 पॉइंट हो गया, और जो मैंने आपको समझाया फॉर्मूला वो था कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। ठीक है। व्हाट इज टर्म ट्रांजेक्शन इन द फॉरेक्स मार्केट? ये होते हैं वैल्यू डेट ट्रांजेक्शंस। क्या होते हैं? वैल्यू डेट, रेडी या कैश। इसका मतलब है ऑन द सेम वर्किंग डे, ऑन द सेम वर्किंग डे। अगर बोलू टर्म, टर्म का मतलब टुमारो होता है, नेक्स्ट वर्किंग डे। वर्किंग डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वर्किंग डे, ऐसा नहीं कि कल संडे है तो कल का दिन भी लेकर चलेंगे। मान लो आज यहाँ पर फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहते हैं, और फिर मंडे, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो होगा वो मंडे हो जाएगा इसी डेट में। अगर केस स्टडी बनकर आया आपको क्वेश्चन, लेट अस से यहाँ पर आपसे बोले कि 13th ऑफ फेब, ठीक है, हमारे पास में ट्रांजेक्शन होता है ऑन टर्म, तो हमें यहाँ पर पेमेंट जो है वो कब रिसीव होगी, सेटलमेंट कब होगा बेटर से। तो अब आप यहाँ पर 14 फेब नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 14 सैटरडे है, 15 संडे है, आप लिखोगे सीधे 16th ऑफ मंडे। ठीक है, क्लियर? तो टर्म ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट वर्किंग डे। अच्छा, अगर मैं बोलूं स्पॉट, तो सेकंड नेक्स्ट वर्किंग डे, सेकंड नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, और अगर मैं बोलूं आपसे, स्पॉट यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे बोलूं फॉरवर्ड, तो एनी डे आफ्टर स्पॉट, एनी डे आफ्टर स्पॉट, ये होती है वैल्यू रेट। अगर मैं बोलूं स्पॉट रेट इतना है तो आज का रेट, करेंट रेट। अगर मैं बोलूं स्पॉट डेट ये है, स्पॉट डेट, डेट है तो सेकंड वर्किंग डे। क्लियर? कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आ जाओ। When the RBI intervenes in the forex market to prevent excess volatility of the rupee without targeting a specific level, the regime is known as। इसको क्या करोगे आप? अगर यहाँ पर आपसे आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने डॉलर्स की सप्लाई बढ़ा दी थी ताकि रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट ना कर जाए, तो ये मैनेज फ्लोट होता है, डर्टी फ्लोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जब एक कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को मैनेज करने की कोशिश करती है रिलेटिव टू अदर फॉल्स ऑन अ स्पेक्ट्रम, तो मैनेज फ्लोट पे क्या होगा? सिस्टम जहां पर इंडियन करेंटली फॉलो कर रहा है। इंडिया कैसे फॉलो कर रहा है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये बहुत बार हमारा आरबीआई कर रहा है, फॉरेन रिजर्व्स इतने ज्यादा मेंटेन कर लिए हैं और ये चीजें हैंडल कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर चुकी होती। जितनी अभी कर रही है ना, ये तो कुछ भी नहीं है जो हमारी हालत इस टाइम पर। सो एक्सचेंज रेट प्राइमरली डिटरमिन होते हैं बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन आरबीआई इंटरवीन करता है, बाई या सेल करता है डॉलर्स को, ताकि वोलेटिलिटी यहाँ पर कंटेन कर सके और मार्केट ऑर्डरली रहे। इसको डर्टीली क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्योर मार्केट ड्रिवन नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्योरली यहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के साथ जा रहे हैं। फिर आ जाओ क्लीन फ्लोट। एप्स्टीन फाइल के बाद तो वैसे भी कुछ प्योर नहीं लगता। क्लीन फ्लोट, फ्री फ्लोट की बात कर लेते हैं। सो प्लीज गाइज, दिस इज योर एग्जाम डे, सो 21st के बाद में कुछ भी जाकर चेक करना, अभी मत चेक करना, दिस इज वेरी मेंटली डिस्टर्बिंग। ओके, मतलब आई एम ऑल्सो कीपिंग माई सेल्फ अ बिट अवे, ऑल्दो कुछ तो रील्स या कुछ वाइटी शॉर्ट्स या कुछ भी सामने तो आ ही जाता है, एंड दिस इज वेरी सैडनिंग सिचुएशन एज वेल, एंड सीइंग द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर इंडियंस मेक्स यू सैड मोर, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लाइक, खैर इंडिया में तो कुछ भी नहीं बोल सकते, ईव टीजिंग इज आल्सो सो कॉमन दीस डेज ना। There was a report yesterday I was seeing, there was some school guys from some state, let us not take the name of that state, okay, ऐसे तो मैं ले भी सकती हूँ बट मैं लेना नहीं चाहती, तो ड्यू टू सम स्टीरियोटाइपिंग दैट पीपल डू, बट ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा होता है। तो एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी और वहां पर बच्चे थे, स्कूल्स के बच्चे भी नहीं बोलना चाहती अब तो मैं, तो सिर्फ लड़के थे वहां पर, आई थिंक 12th का उनका कुछ एग्जाम हुआ, तो she came to ask कि कैसे एग्जाम रहा एंड एवरीथिंग, एंड everybody that group of boys, and there were more than 50-60 boys, they were actually pushing her, pulling her, and then they were not, they were some inappropriate touches. If you guys are my students and if you do something like this, I truly am telling you, go just unfollow me, unsubscribe me, I don't care, but मेरे को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्टूडेंट हो ना, मैनर्स में रहना, चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, दिस इज नॉट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। 4 पैसे कम कमाना मुझे पसंद है, लेकिन एथिक्स में रहना मुझे बहुत पसंद है। प्लीज गाइज, अपना कुछ भी इस तरह की चीजें मत करना। अगर आप थोड़ा भी यहाँ पर मेरे स्टूडेंट हो, मेरी रिस्पेक्ट करते हो ना, ये चीजें कभी मत करना लाइफ में, समथिंग वेरी इनअप्रोप्रिएट। एनीवेज, तो यहाँ पर हमारे पास ये मैनेज फ्लोट होता है, और मैनेज फ्लोट में हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम लोग चीजों को चेक कर रहे हैं।
क्लीन फ्लोट क्या होता है? क्लीन फ्लोट होता है आपका फ्री फ्लोट, ठीक है। क्लीन फ्लोट क्या रहेगा आपका? फ्री फ्लोट रहेगा। यहाँ पर वैल्यू जो है वो डिटरमिन होती है 100% बाय मार्केट, और जो सेंट्रल बैंक है वो कभी इंटरवीन नहीं करता रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच द करेंसी फ्लक्चुएट्स। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जैसे यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि एक करेंसी हमारी इतने की मिलेगी, जो इंडिया में पहले सिस्टम फॉलो होता था, ठीक है, रिफॉर्म से पहले। क्रॉलिंग पैक, क्रॉलिंग पैक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका क्या मतलब होता है? एक सिस्टम जहां पर एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन एक नैरो बैंड के विद इन, उससे ज्यादा जाएंगे दे विल जस्ट कंट्रोल दैट रेट, ठीक है। तो पैग एडजस्ट किया गया है। और करेंसी बोर्ड एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है फिक्स्ड रिजीम की, जहां पर लोकल करेंसी को 100% बैक किया जाता है फॉरेन रिजर्व से। तो आरबीआई यहाँ पर क्या है, वो बोलते हैं कि वो एक स्पेसिफिक नंबर यहाँ पर, जैसे 80 रुपए का हमारा $1 है या फिर 85 का है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। वो लंपी मूवमेंट्स प्रिवेंट करती है। क्या प्रिवेंट कर रही है आरबीआई? लंपी मूवमेंट्स। आपके पास आ सकता है कि आरबीआई हैज रिसेंटली स्टेटेड दैट इट डज नॉट वांट to go for some exchanges or prevent a specific magic number, but it wants to protect the currency from some lumpy movements. So what does it mean? It means sudden, sharp स्पाइक्स, ठीक है, या फिर ड्रॉप, ताकि पैनिक जो है हमारे इंपोर्टर्स का, एक्सपोर्टर्स का या फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो हम प्रोटेक्ट कर पाए। तो क्लीन फ्लोट 100% मार्केट इन्फ्लुएंस से चलता है, जीरो इंटरवेंशन। मैनेज फ्लोट प्राइमरी होता है, इंटरवीन करते हैं ताकि कर्ब करे वोलेटिलिटी को। और फिक्स्ड और पैक्ड होता है आपका जीरो, 100% कंट्रोल। फाइन। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी एक्सपेक्ट करती है टू रिसीव $1 million in 3 months टू hedge against the risk of rupee depreciation the company should। तो यहाँ पर एक कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो फॉरेन करेंसी रिसीव करे इन फ्यूचर फेसेस, तो यहाँ पर करेंसी रिस्क हो जाएगा। करेंसी रिस्क क्या है? करेंसी रिस्क का सिंपल सा मतलब है फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं करेंसी में, और वो भी यहाँ पर एडवर्स में आ रहे हैं, अनफेवरेबल चेंजेस हैं। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या फियर करते हैं कि रुपी स्ट्रेंथन हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल समझना, मान लो अगर करेंट रेट हमारे पास में $1 का 83 रुपीज है, ठीक है। अब क्या होता है, एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट करता है कि उनको यहाँ पर $1 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, तो बेसिकली 83 मिलियन रुपीज मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ पर $1, ठीक है, डॉलर डिस्काउंट हो गई, रुपी यहाँ पर प्रीमियम पर आ गई और $1 80 रुपए की मिलने लग गई। यहाँ पर डॉलर डिस्काउंट पर और करेंसी हमारी प्रीमियम पर हो गई, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्टर है अब उसे $1 मिलियन पर केवल 80 मिलियन रुपीज मिलेंगे, विच मीन्स 3 मिलियन रुपीज का यहाँ पर उसे लॉस हो रहा है, 30 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। दिस इज वॉट वी डोंट हैव टू डू। तो यहाँ पर टू लॉक इन गारंटीड एक्सचेंज हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं जिसमें कि हम सेल करेंगे डॉलर्स को, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे ताकि हम सेल करें डॉलर्स को प्री डिटरमिन्ड प्राइसेस पर। क्लियर हो गया? अगर यूएसडी फॉरवर्ड बाई करना है तो कब करोगे, जब इंपोर्टर यहाँ पर डॉलर्स को बाई करना चाहते हैं, इन फ्यूचर पेमेंट करनी है उनको, ठीक है, अपने एक्सपोर्टर को जहां से उन्होंने सामान खरीदा है उनके लिए। फिर बाई अ यूएसडी कॉल ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन क्या कर रहा है, राइट दे रहा है टू बाय डॉलर, सिंस द एक्सपोर्टर ऑलरेडी हैज डॉलर कमिंग इन दे वुड नीड अ पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन याद है आपको क्या होता है? अभी आपने आरपी एकेडमी के कोर्सेज या टेस्ट सीरीज खरीदी है, ठीक है, एग्जांपल है ये, आरपी एकेडमी की आपने यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज खरीदी है, तो अब अगर टेस्ट आप देना चाहते हो आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी है, बट आरपी एकेडमी को आपको जितने उन्होंने टेस्ट प्रॉमिस किए हैं, जैसे 10 टेस्ट हमने और एक यहाँ पर 5 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपको प्रॉमिस किए हैं, तो ये थोड़ा प्रमोशन जैसा हो गया ना, चलो सॉरी, प्रमोशन नहीं करना था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर इन्होंने अगर इतना हमने आपको प्रोवाइड नहीं किया तो आपका राइट है, आप चाहे 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करो या नहीं करो, कि मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करूं, ठीक है, ये आपकी राइट है। राइट टू आस्क फॉर व्हाट यू हैव परचेज्ड, राइट यहाँ पर कि आप मुझसे बोलो ये चीजें मैं दूं, लेकिन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं आपसे ये बोलूं, अच्छा 10 मॉक टेस्ट बोले हैं हमने, आपने 3 भी नहीं दिए, तो आप पहले सारे दो तभी हम बाकी के देंगे वरना नहीं देंगे। तो ये आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो, टेस्ट अटेम्प्ट करना आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है।
ये राइट और ऑब्लिगेशन का डिफरेंस समझ में आया। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाई बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। और पुट ऑप्शन क्या है? राइट टू सेल बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। अगर मैं क्लासेस आपको दे रही हूँ और कुछ लोग मुझसे आकर ये बोल दें, एक एग्जाम्पल, चलो छोड़ो एग्जाम्पल नहीं ले रहे, आज चीजें थोड़ी गलत सी चली जा रही हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। राइट टू सेल है, मैं बेचना चाहती हूँ, बेचूंगी, लेकिन मेरा मन है, ऐसा नहीं है कि ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर कि मुझे बेचना ही पड़ेगा। ओके चलो, तो यहाँ पर हमारे पास में अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, समझ में आ गया। तो अगर एक कॉल ऑप्शन हमें राइट टू बाय देता है और एक्सपोर्टर ऑलरेडी हैज यूएसडी कमिंग इन, तो उन्हें पुट ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, उन्हें तो सेल करना है ना, तो वो तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिसको सेल करना है वो पुट ऑप्शन लेगा, जिसको बाई करना है किसी चीज को वो बाई ऑप्शन लेगा, कॉल ऑप्शन लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर करेंसी फ्यूचर डिफर्स फ्रॉम करेंसी फॉरवर्ड इन दैट फ्यूचर आर। फ्यूचर क्या होते हैं? फ्यूचर होते हैं आपके एक्सचेंज ट्रेडेड, है ना, आपके रेगुलेटेड स्टैंडर्डाइज जो मार्जिन कॉल्स होती हैं, मार्जिन मनी होती है, काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। फॉरवर्ड में क्या होता है? ओवर द काउंटर होता है, साथ में यहाँ पर आपके पास काउंटर पार्टी रिस्क होता है, कस्टमाइज्ड होते हैं, दो पार्टीज यहाँ पर अनोनिमस नहीं होती हैं। एक्सचेंज में आपके पास यूजुअली कैसी होती हैं? अनोनिमस होती हैं। तो करेंसी फ्यूचर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड और ट्रेडेड होते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर है। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब था? अगर मान लो एक्सचेंज ने बोला कि $1000 यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब आपको $1000 का एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर चलना है, ठीक है। यूएसडी आईएनआर लॉट साइज $1000 का है, $1000 का है, तो यही लेना है। आप उससे ये नहीं कहोगे नहीं नहीं एक्सचेंज सुनना, मेरी बात सुन, 10-20 रुपए ज्यादा ले ले और $900 का बना दे, ये नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड में आप दो दोस्तों या फिर दो नॉन पार्टीज हो, आप इसे अपने हिसाब से जो भी आपको स्टैंडर्ड साइज सॉरी कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट रखना है, लेटस से आपको $713 का रखना है, तो वो भी आप रख सकते हो। ओके, फ्यूचर है तो मार्क टू मार्केट जाओगे, आप एमटीएम के साथ जाओगे, और यहाँ पर आप मेच्योरिटी डेट वाले दिन उसको यूज करते हो, यहाँ पर आप एग्जिट पोजीशन ले सकते हो, राइट। ये आपका रूल बेस्ड होता है पूरा एक्सचेंज वाला, फॉरवर्ड आपका रूल बेस्ड नहीं होता। इफ द एक्सचेंज रेट मूव्स फ्रॉम $80 to $85, द रूपी हैज डैश एंड द डॉलर हैज डैश। अगर एक्सचेंज रेट 80 से $85 चला गया, तो रूपी क्या हुआ? देखो, रूपी तो यहाँ पर बहुत गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, मतलब अब पहले जहां मुझे $80 1 रुपए में मिल रहे थे, अब $85 देने पड़ रहे हैं। तो मेरे पास में रूपी तो डेप्रिशिएट कर गया और डॉलर एप्रिशिएट कर गया। अब डॉलर मुझे और महंगा मिल रहा है, डॉलर के भाव बढ़ गए हैं, डॉलर आसानी से नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन रूपी यहाँ पर इतना डेप्रिशिएट होता जा रहा है, रूपी कह रहा है बस आ जाओ, कोई ले लो मुझे। सो यहाँ पर हमारे पास में डेप्रिशिएटेड और एप्रिशिएटेड चलता है। तो टू डिटरमिन वेदर अ करेंसी हैज स्ट्रेंथेंड और वीकेंड, आपको देखना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी के रिक्वायर्ड हैं टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो पहले आपको 80 रुपए चाहिए थे $1 खरीदने के लिए, अब आपको 85 चाहिए। तो क्योंकि अब आपको ज्यादा रुपीस खर्च करने पड़ेंगे, रूपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, रूपी हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन वैल्यू मार्केट फोर्सेस की वजह से, फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और डीवैल्यूएशन क्या होता है? गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक डेलिबरेटली लोअर कर रहे हैं वैल्यू करेंसी की एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ठीक है। तो एप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू इंक्रीज होना और रीवैल्यूएशन का मतलब भी वैल्यू इंक्रीज होना। ये मार्केट फोर्सेस से होता है आपका एप्रिसिएशन, और रीवैल्यूएशन ऑफिशियल एक्शन है, फिक्स्ड रेट में एक्सचेंज सिस्टम में होगा और यहाँ पर फोर्स्ड है, ठीक है। ओके, the J curve effect explains that after a currency devaluation the trade balance initially dash before it dash। J curve की बात कर रहे हैं, ये क्या एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है टाइम पाथ ऑफ अ करेंसी ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपके कैसे हैं, ठीक है। x माइनस आई भी ले सकते हैं, x माइनस एम, जो भी लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास में एक करेंसी डिवैल्यूएशन या सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन की वजह से ऐसा होता है। तो इनिशियली शॉर्ट रन में डिप आती है, डिप आई
इमीडिएटली यहाँ पर जैसे ही रुपी डेप्रिशिएट करेगा ट्रेड बैलेंस वर्स हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर पहले ही एडवांस में साइन हो चुके होते हैं कई महीने पहले, क्वांटिटी फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो सडनली इंस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। या फिर इनइलास्टिसिटी हो गई, तो जो टाइम है कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए कि वो अब अपनी हैबिट्स चेंज करें, और इंडिया को अभी भी ऑयल तो इंपोर्ट करना ही है और इलेक्ट्रॉनिक्स पे रिगार्डलेस प्राइस हाइक हो रहा है। फिर यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे अपवर्ड क्लाइम आता है। अपवर्ड क्लाइम कैसे आएगा? तो ओवर द टाइम यहाँ पर जो ट्रेड बैलेंस है वो इंप्रूव करेगा, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बन गई, रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, इसकी वजह से इंडिया की जो गुड्स हैं वो चीपर हो गई फॉरेनर्स के लिए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हमारी बढ़ गई, लोग यहाँ पर ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्रीज में, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ गया। या फिर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं अब वो एक्सपेंसिव फॉरेन गुड्स की जगह स्वदेशी पर आ गए, लोकली मेड ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर फेज 1 में क्या होगा? फेज 1 में इमीडिएट शॉर्ट टर्म आप देखेंगे जो डेफिसिट है वो वाइडन हो गया फिक्स कॉन्ट्रैक्ट और इलास्टिक डिमांड की वजह से। लॉन्ग टर्म में सरप्लस और इंप्रूवमेंट होगा, वॉल्यूम यहाँ पर आउटवे कर देंगे प्राइस इफेक्ट को। जो भी करेंटली सिचुएशन चल रही है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आना बहुत नॉर्मल होगा। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि इतना स्टैटिक कहाँ से टफ आ गया, वो स्टैटिक यहाँ से टफ आता है कि वो करंट अफेयर से रिलेट कर देते हैं क्वेश्चंस को, पूछते स्टैटिक ही है लेकिन करंट अफेयर से रिलेट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रेजरी बिल्स इशूड यहाँ पर हमारे पास में जो होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हिस्सा नहीं होती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये सब हमारे फॉरेन रिजर्व्स का पार्ट है। लास्ट मंथ से अभी तक हमारे पास में फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़े हैं या कम हुए हैं ये बताओ। तो आरबीआई ने ना गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया है, ठीक है, और यहाँ पर फॉरेन करेंसी एसेट्स को भी बढ़ाया है, जिसकी वजह से 723.8 बिलियन डॉलर्स हमारे 30 जनवरी तक थे, क्योंकि एग्जाम अभी 21 फरवरी को है इसलिए बता रही हूँ नंबर 723.8 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, ये हमारे पास में पहले कितना था? 701.36 था मिड जनवरी में, और नंबर काफी हाई पहुंच गया है। गोल्ड एसेट्स हमारे, ठीक है, और फॉरेन करेंसी एसेट्स इसकी वजह से रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं हम लोग, रिकॉर्ड हाई है, स्ट्रॉन्ग राइजिंग फॉरेन करेंसी एसेट्स देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं इनमें माइनर फ्लक्चुएशन देखी गई थी, लेकिन ओवर इंक्रीज यहाँ पर कैसे हुआ? कैसे हुआ? गोल्ड एसेट्स बहुत ज्यादा खरीदे या क्या हुआ? गोल्ड का प्राइस बहुत महंगा हो गया बच्चों, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा ये वाला पूरा एक्सप्लेन भी कर दूं क्या, ट्रांचेस वगैरह आप लोगों को? चलो, फॉरेन करेंसी एसेट्स में क्या क्या आएगा? अलग अलग करेंसीज होती है। कौन कौन सी करेंसीज होती हैं? यूजुअली फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज जैसे डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के साथ में होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, और फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स भी आते हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स भी आते हैं। गोल्ड यहाँ पर फिजिकल गोल्ड रखा जाता है, सेफ हेवन एसेट माना जाता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि आईएमएफ क्रिएट करता है, खुद में तो करेंसी है नहीं, लेकिन एसडीआर क्या होते हैं? एक बास्केट ऑफ करेंसी होते हैं, दे क्लेम टू बी अ करेंसी हेल्ड बाय आईएमएफ मेंबर कंट्रीज। और रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या होती है? फिर एक कोटा हम लोग रखते हैं आईएमएफ में, तो ये हमारे पास में जो कोटा है करेंसी का ऑफ अ मेंबर कंट्री जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आईएमएफ में, जिसको खुद के यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं विदाउट अ सर्विस फी और इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशन। ठीक है, इंडिया जो है वो टिपिकली लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व रखती है वर्ल्ड में, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इसको मॉनिटर करना वाइटल हो जाता है। ठीक है, इंपोर्ट कवर करने के लिए हम इतने फॉरेन रिजर्व्स अपने पास रखते हैं। टॉबिन टैक्स, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ अदर रेगुलेटरी एग्जाम्स और इंटरव्यू पैनल। What is a Tobin tax? A proposed tax on. So I had a faculty who used to teach economics, and he was from London School of Economics. He was a professor there. So now he is very old as well. So he is a retired professor. उन्होंने टॉबिन टैक्स के बारे में बताया था, एंड देन टॉबिन टैक्स उनका फेवरेट टैक्स होता था। एज बाकी कंट्रीज में इसके बारे में बहुत डिस्कशंस होते हैं, जो इंडिया में इतना नहीं होता। तो टॉबिन टैक्स क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म क्रॉस बॉर्डर करेंसी ट्रांजैक्शन होता है जो कि डिस्करेज करता है स्पेक्यूलेशंस को। तो नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट जो जेम्स टॉबिन थे 1972 में, इन्होंने एक टैक्स डिजाइन किया ताकि जो एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी है उसको कम करें, और यहाँ पर
ऐसा भी बोला था इन्होंने, थ्रो सैंड्स इन द व्हील्स ऑफ इंटरनेशनल हाई फ्रीक्वेंसी करेंसी स्पेकुलेशन। ये टारगेट करते थे शॉर्ट टर्म हॉट मनी फ्लोज, ठीक है। तो जो कैपिटल मूव करेगा रैपिडली एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ टू प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स और एक्सचेंज रेट चेंजेस। सो यहाँ पर गोल क्या होता है, गोल था कि एक ऐसा छोटा सा टैक्स लगाओ जैसे 0.1% टू 0.5% हर एक करेंसी कन्वर्जन पर। तो ये जो टैक्स है ये नेग्लिजिबल हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन स्पेक्युलेटर्स के लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड कर रहे हैं ईच मल्टीपल टाइम्स अ डे, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अभी हमारा बढ़ाया गया था बाय डियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अवर फाइनेंस मिनिस्टर हु इंक्रीज द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन अवर यूनियन बजट, आपने देखा सडनली मार्केट बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत मेजर यहाँ पर हमारे पास में रुपीस का ट्रांजेक्शन होता है, और ऐसा यहाँ पर इसको बढ़ाने से क्या हुआ, इसको जब 0.05% करा तो इनको लॉस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो फ्यूचर्स के लिए इसको 0.05 कर दिया गया था, ऑप्शंस प्रीमियम में और ज्यादा 0.15 कर दिया गया, एक्सरसाइज करिए अगर ऑप्शंस को तो 0.15% कर दिया गया, ताकि मॉडरेट हाई वॉल्यूम स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को ये कंट्रोल करें। अब ये अच्छा करा बुरा करा ये जाने, और वो लोग जाने जो कर रहे हैं ट्रेडिंग और जिनको लॉस हो रहा है। अपन को बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर स्पेक्युलेशन को रोकने के लिए टोबिन टैक्स लगता है, जो काइंड ऑफ आपका एसटीटी से आप रिलेट कर याद रख सकते हो, याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, क्लियर। अच्छा, ये ना कभी भी लगाते नहीं है ग्लोबली, इंडिया में तो पता नहीं कितने तरह के ट्रांजेक्शन टैक्स लगाते रहते हैं, टोबिन टैक्स नहीं लगाया जाता है क्योंकि फियर ये रहता है कि जो कैपिटल है, ठीक है, वो फ्ली हो जाएगा टैक्स हेवंस की तरफ, टैक्स हेवंस में कैपिटल जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में ऑफ कोर्स लॉसेस होंगे और मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक्सेट्रा चीजें हो सकती है, विच इज नॉट गुड ऑफ कोर्स। नाउ इन अ 2 पॉइंट आर्बिट्रेज मैंने समझाया था, दो करेंसीज होती हैं, ये इन्होंने देखा है कि यहाँ पर 83 मुंबई में रेट है और 83.50 लंदन में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से बाई करोगे, यहाँ से सेल कर दोगे, सिंपल है। तो बाई करोगे आप डॉलर को मुंबई में और सेल कर दोगे लंदन में, ये तो अब आपको समझ ही आ चुका है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अच्छा 20 क्वेश्चन हो गए, ओके ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है। तो लाइक कर देना वीडियो को, कोई भी अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो कमेंट कर देना, एंड बाकी वीडियो को शेयर कर देना, हाइप कर देना, जो बड़े बड़े वीडियोस से आप रिवीजन कर रहे हो ना, प्लीज कीप हाइपिंग देम, ओके, थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगा वीडियोस का, ओके। चलो आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू सो मच, एंड दिस वाज द लास्ट लेक्चर फॉर इकोनॉमिक्स। अब हम कंपनीज एक्ट में मिलेंगे, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल, थैंक यू सो मच।